अस्सलाम वालेकुम। पिछला एक आपने प्रोग्राम देखा होगा जिसमें डॉक्टर अहमद बिलाल माहिर नफ्सियात से हमारी नशिस्त थी और जिसमें हमने मुख्तलिफ़ नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बात की थी, डिप्रेशन के हवाले से भी बात की थी और ये बात भी की थी कि ज़हनी सेहत के हवाले से हमारे माशरे में कितनी संजीदगी पाई जाती है। बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी बात हमने की थी। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप ये अपनी बेटी के बारे में जिस तरह बता रहे हैं, आम तौर पे उस वक्त आपके पास मोबाइल तो नहीं होता जब आप बेटी को टाइम दे रहे होते? नहीं होता, और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरी बेटी आ जाए तो मैं उसे बंद करके साइड पे रख देता हूँ। अच्छा। तो मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ। उसकी वजह ये है कि बच्चा जब आपको देखेगा कि आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी कहेगा कि मैंने भी मोबाइल यूज़ करना है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये बात उसके दिमाग में आ जाती है कि उसने भी अपना फारिग टाइम गुजारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मोबाइल यूज़ किया जाए। तो हम दोनों पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हम अपना मोबाइल साइड पे रख के अपनी बेटी से बात करें। ठीक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स का यही होता है ना कि वो बच्चा कोई बात कर रहा है, वो मोबाइल हाथ में है उनके, हम करेंगे तो वो बात नहीं पहुंच पाती होती। अच्छा, मेरा वो सवाल का वो वाला हिस्सा, सिंगल पेरेंट्स जो हैं, माँ या बाप के साथ बच्चे हैं, तो वो उनमें एहसास महरूमी दूर करने के लिए क्या करें? लोग सवाल कर रहे होते हैं, स्कूलों में बच्चे पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो परेशान हो रहे होते हैं बच्चे। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बच्चों को हम हर बात बता नहीं रहे होते, उनसे छुपा रहे होते हैं। तो किस तरह से उसको मैनेज करें? अगर तो बच्चे छोटे हैं तो इवन डाइवोर्स अगर हो भी जाए दो पेरेंट्स के दरमियान में, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बच्चों के सामने किसी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे मिल ज़रूर सकते हों बच्चों के खातिर। अच्छा। उससे कम से कम बच्चों में ट्रॉमा ट्रांसफ़र होना कम होगा। और बच्चे जो हैं उनके लिए दो माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि स्कूलों के अंदर हर बच्चा अपने माँ बाप के बारे में बात कर रहा होता है। तो अगर दो लोगों की आपस में डाइवोर्स हुई है तो पहली चीज़ तो उन्हें ये करनी चाहिए कि डाइवोर्स को थोड़ा सा डिले करें जब तक बच्चे थोड़े से मैच्योर ना हो जाए। या तो बहुत कम उम्र में अगर हो जाए तो कम से कम वो वाले प्रॉब्लम्स बच्चे अपनी आंखों से शायद कॉन्शियस लेवल के ऊपर नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं या इवन 3 साल के भी हो जाते हैं तो माँ बाप को फिर कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइवोर्स को डिले किया जाए और अपने प्रॉब्लम्स को बच्चों के सामने लाने से वो गुरेज करें। और फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो होता है, मतलब दो लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे डिस्प्यूट्स भी होती हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी जनरेट होते हैं। मैं अपनी वाइफ को बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हमेशा इस बात के ऊपर ये कहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई किसी बात के ऊपर लड़ाई करनी है, बहस करनी है, ये हम तब करेंगे जब बेटी सो चुकी होगी या वो किसी और जगह पे खेल रही होगी। तो मेरी वाइफ मुझे अक्सर ये बात कहती भी है कि ये कौन सी लड़ाई हुई जिसके ऊपर हमने टाइम फाइनल करके हमने लड़ना है कि हम 2 बजे लड़ेंगे या हम 3 बजे लड़ेंगे या हम 5 बजे लड़ेंगे। तो मैं उसे कहता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है, और अगर 2 घंटे के बाद उस बात की उतनी अहमियत नहीं रही तो इसका मतलब है कि फिर हमें अपने इमोशंस को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं हम एब्रप्टली इस बात के ऊपर रिस्पॉन्स तो नहीं देना शुरू हो जाते। छोटी सी बात भी जो हमें डिस्टर्ब करती है और हम उसे आर्ग्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं अक्सर माँ बाप को भी और अपनी वाइफ के साथ भी ये बात करता हूँ, और मैंने अपनी भी पर्सनल लेवल के ऊपर सेल्फ काउंसलिंग भी काफ़ी की कि ऊंची आवाज़ में बात करना, गलत वर्ड्स यूज़ करना और बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट्स अपने पार्टनर के साथ करना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं अपनी वाइफ को भी ये कहता हूँ कि हमने बच्चे के सामने नहीं लड़ना, ना ही हमने कोई बात करनी है। अगर उस वक्त बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो मुझे आप मोबाइल पे मैसेज करके बता दें, या मुझे आप कहें कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है लेकिन मैं एल्सा के सामने नहीं कर सकती, तो मैं आपके साथ दूसरे कमरे में आ जाऊँगा, आप वहाँ पे जाके मेरे से जितनी मर्जी बात कर लें।
तो इससे बच्चे जो हैं वो ट्रॉमा से बच भी जाते हैं। आपके वालिदैन भी ऐसे ही करते थे? जितने मैंने अपने कॉन्शियस लेवल पे देखा है, मैंने 90% ऑफ द टाइम ये देखा है कि वो मेरे सामने नहीं लड़ते थे। लेकिन मैं फिर आपको वही रिपीट करूँगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी जनरेट हो जाती हैं कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना चाहते हुए भी जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, अब गाड़ी में तो कोई दूसरा कमरा नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको आर्ग्यूमेंट में बात करना पड़ती है। लेकिन जिस चीज़ को बुनियाद बनाना चाहिए वो ये कि आप पोलाइटली बात करें, असर्टिवली ज़रूर बात करें, लेकिन पोलाइटली बात करें, एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बात करें, ताकि सामने वाला बच्चा ये समझे कि आर्ग्यूमेंट से इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है डिसरिस्पेक्ट से, इख्तलाफ है गलत वर्ड्स यूज़ करने से। और वैसे भी जनरल लाइफ में भी ये वाला हमें जो प्रिंसिपल है वो अपनाना चाहिए कि हम क्यों अपनी ज़बान पे वो वाले अल्फाज लेकर आएँ जिसके बाद या हमारा रिलेशनशिप अफेक्ट होता हो और या हमें बाद में खुद रिग्रेट होना शुरू हो जाए। तो इसलिए तो जहाँ तक वो आपका सवाल था कि एक सिंगल पेरेंट, तो मैंने ये कहा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइवोर्स को डिले किया जाए और रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बच्चों के सामने बच्चों से दोनों पेरेंट्स को मिलते रहना चाहिए। ये मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की और मैं बात कर रही हूँ ये हमारे माशरे में जो आम तौर पे हैं लोग। बच्चा किसी एक के साथ होता है और वो दूसरे से मिलने जाता है तो वहाँ सिवाय नेगेटिव और मनफी बातों के और कुछ नहीं होता। अगर वो फादर के पास है, बाप के पास है, माँ के पास जाएगा तो वहाँ पर वो उसके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही होती है। ये तो बहुत नॉर्मल हालात हैं जो आप बता रहे हैं। वहाँ वो बच्चे की जो महरूमी है, मतलब अगर बेहतर, थोड़े से भी बेहतर हालात हों तो कोई भी औरत घर नहीं छोड़ती। जब बिल्कुल हालात ख़राब हो जाते हैं या बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती है तभी वो अलग होते हैं ना। तो अगर वो फिर भी मिलते रहे तो वही बात हो गई कि जो एक घर में उस मनफी माहौल में बच्चा रह रहा था तो वही उसके साथ होता रहेगा। आपने एक वर्ड यूज़ किया, आपने कहा कि ये तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो तो मैं नॉर्मल हालात से रिलेटेड, नॉर्मल लोगों की बातें। तो अगर जो आप बात करना चाह रही हैं फिर वो थोड़ी सी एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गई। बिल्कुल। एबनॉर्मल सिचुएशन को फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की भी ज़रूरत है और फिर उसको तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। असल में जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे माँ को बच्चों से मिलने की भी इजाज़त होती है और बाप को भी बच्चों से मिलने की इजाज़त होती है। बाकायदा उनका टाइम होता है और उनको ये बताया जाता है कि आपने आपस में किस तरह से डील करना है एक दूसरे के साथ, ताकि बच्चे जो हैं वो उसमें अफेक्ट ना हो। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, इस तरह की चीज़ों पे कौन फोकस करता है? कोई भी नहीं करता। आप ये देखें, मतलब कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर वहाँ पे एक मिनिस्ट्री डेवलप होती है जिसे नाम दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा। उन्होंने क्या चीज़ें अचीव कर ली होंगी कि अब उन्हें इन चीज़ों को बनाने की तरकीबें आती हैं। और अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखा जाए तो वो सिर्फ इस दौड़ में लगे रहते हैं कि हमने हैप्पीएस्ट नेशन कैसे बनना है। और डेनमार्क जो है वो 2-3 साल कंटिन्यूसली हैप्पीएस्ट नेशन का अवार्ड लेती रही है। इसका मतलब हुआ उन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए होंगे। जब यहाँ हमारे मुल्क में कोई इंसानों के लिए सिस्टम्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे जो सिस्टम्स बनते हैं वो तो किसी एक ख़ास क्लास के लिए बनते हैं। जी। और जिस इन्फ्लुएंस से अभी तक हम इवॉल्व नहीं हुए, हम अभी तक उनका ही सिस्टम और कल्चर और उनकी पॉलिसीज़ और उनके लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करते आ रहे हैं। वो लॉज और रेगुलेशंस तो बने थे ख़ास मकसद के लिए। और हमारे यहाँ पे आप जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि या वो 1800 के बने, 1818 सेंचुरी के बने हुए हैं। अच्छा। या 19 सेंचुरी के बने हुए हैं, मतलब अंग्रेज़ों के। जी, अंग्रेज़ों के। हमने उसके बाद कोई अमेंडमेंट ही कभी नहीं की। आज अगर यहाँ पे किसी का कोई चालान हो जाए, 200 रुपया 300 रुपया दे के आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचें कि मतलब कभी हमने इतनी भी अमेंडमेंट नहीं की कि किसी को हम हेफ्टी फाइन करें, ताकि कम से कम वो उसे हम अवर्जन की तरफ तो लेके जा सकें। तो कहीं ना कहीं वापस जो आपने ये भी सवाल पूछा उसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा,
उसके कुछ तरीक़ेकार अपनाने की ज़रूरत है कि एक तो उनकी अपनी पर्सनल काउंसलिंग भी होती रहनी चाहिए। लेकिन डाइवोर्स होना वो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स जनरेट करता है जो इंसानों के बस से बाहर हो जाते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक। तो उनको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल काउंसलिंग की तरफ भी जाना चाहिए। उनको बच्चों के लिए पेरेंटल काउंसलिंग की तरफ भी जाना चाहिए, नो मैटर वो साथ रहते हैं या नहीं रहते। और नंबर 3 के ऊपर जो बच्चे हैं उनकी भी काउंसलिंग और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके सेशंस होते रहने चाहिए। तो 3 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये मैटर कुछ और डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स जनरेट करेगा जो फिर फ्यूचर में कंट्रोल नहीं किए जा सकेंगे। ये जो आप इतने महज़ब मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ क्या नफसियाती बीमारियाँ कम हैं? नफसियाती बीमारियाँ कम नहीं हैं। कम नहीं। देखें, हर कल्चर के और हर कंट्री के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन कंट्रीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ओरिजिनेट होता है तो वो फिर उसके ऊपर बैठ के सोच विचार भी करते हैं जी, और फिर उसके ऊपर कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज और प्रिंसिपल्स भी बनाने की कोशिश करते हैं। सही। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नफसियाती बीमारियाँ मुल्कों के और माशरे के हिसाब से, सूबों की या खुराक, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मुख्तलिफ होती हैं? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिप्रेशन की कैटेगरी है, डिप्रेशन की टाइप है, उसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स मोस्टली उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, या मोस्टली उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे सूरज कई कई महीनों नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। तो उनकी वहाँ पे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो इसलिए यस, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट कल्चर्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं। ये क्या एक शख्स को एक से ज़्यादा नफसियाती बीमारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा। बिल्कुल हो सकती हैं। और कभी कभी अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें तो आप देखेंगी उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम भी है, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी है, और प्लस वो ऐसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स से भी सफ़र कर रहे हैं जिसमें शिज़ोफ्रेनिया आता है या पैरानोया आता है। अच्छा। या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। तो एक इंसान 2-3 डिफरेंट बीमारियों से सफ़र भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी ही मिलती जुलती इलामात दूसरे डिसऑर्डर के अंदर भी होती हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर है, अब एंजाइटी डिसऑर्डर की एक सब फॉर्म है जिसे OCD भी कहा जाता है। अब जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा तो उसको OCD हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा। और चूँकि एंजाइटी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पैनिक अटैक भी आता है, जिसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी भी आती है, तो इसलिए एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर रही है। ठीक ठीक। और अगर OCD है तो ज़रूरी नहीं है कि एंजाइटी भी हो? ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो उसकी पेरेंट डिसऑर्डर है। अच्छा। वो उस कैटेगरी, OCD फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा। सो एंजाइटी डिसऑर्डर आप ये समझ लें एक बड़ी डेफिनेशन है, उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से एक OCD भी है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अच्छा। मेरे ख्याल से ये था कि OCD जो है वो थोड़ी छोटी सी बीमारी है जो बगैर इलाज के भी गुजारा हो जाता है। देखें, है छोटी, ये बड़ी भी हो सकती है। अच्छा। हर बीमारी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसीलिए ये चीज़ डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है कि उसका लेवल क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। जो आपने कहा ना कि ये खुद ब खुद भी ठीक हो सकती है, वो खुद ब खुद ठीक हो सकती है अगर आप थोड़े से नॉलेजेबल हों, या आपको वो टेक्निक्स आती हों, या आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व हों। अच्छा। अदरवाइज़ जो डिजीज़ हैं, जो मोस्टली साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं, वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहलाती हैं, और वो फिर टाइम के साथ, एज के साथ प्रोग्रेस करती हैं। तो इसलिए OCD, देखने वाली बात यह है कि ना सिर्फ OCD
बल्कि तमाम बीमारियां उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर तो वो मैनेजेबल है, सिंपल फार्मूला है, अगर वो मैनेजेबल है और आपकी डेली लिविंग को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि फिर वो आपको बीमारी नहीं है, उस बीमारी का कोई एक या आधा सिम्टम हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जो जिसे DSM कहा जाता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उसके अंदर अगर आप किसी भी एक बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा एक बीमारी का डिसऑर्डर किसी इंसान को तब तक नहीं हो सकता जब तक कुछ क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है तो वो मिनिमम 2 वीक्स तक रहना चाहिए, और साथ में उन्होंने कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं कि ये 12 सिम्टम्स हैं, उसमें से कम से कम ये 7 सिम्टम्स रिपीटेडली होने चाहिए। अब आम तौर पे इंसानों ने आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिप्रेशन का वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज़ करना शुरू कर दिया है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हम सैड हो रहे होते हैं या हमें 5 मिनट की कोई उदासी होती है, हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारी वर्ड्स हैं साइकोलॉजी के या डिसऑर्डर्स के, वो हम लोग, आप ये समझ लें, हम उसे मिस यूज़ करते हैं। तो सैडनेस इज़ नॉट नेसेसरीली डिप्रेशन। इसी तरह से अगर हमें छोटी मोटी थोड़ी देर के लिए कोई एंजाइटी हो जाती है या कोई स्ट्रेस हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। या अगर हमें किसी के ऊपर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए डाउट हो गया या शक हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये बंदा पैरानोया से सफ़र कर रहा है। तो इसलिए इंटेंसिटी, नंबर 2 टाइम फ्रेम देखना, नंबर 3 कुछ सिम्टम्स स्पेसिफिकली देखना, वो चीज़ें डिटर्मिन करवाएंगी कि कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। इसीलिए हमेशा एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। खुद से गूगल कर लेना या चैट GPT कर लेना, वो आपको मसले का हल नहीं बताएगा, क्योंकि उसने आपकी बीमारी को सही तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, नफसियाती बीमारी जो है वो नशा करने की वजह से भी हो सकती है या बीमारी की वजह से नशा करते हैं? और ये आजकल जो हमारे नौजवान हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं। एक्चुअली मैं तो सबसे पहले इस बात को रेकमेंड करूँगा कि हमें कैजुअल वे में भी, कुछ लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कैजुअली कभी कभी दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो हमने एक वीड या हैश का सिगरेट पी लिया। मैं ये कहूँगा तमाम नौजवानों को और पेरेंट्स तक भी मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये कभी कैजुअल वे में भी ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सा इंसान एक मर्तबा हैश करे या कोई भी एडिक्शन यूज़ करे, एडिक्टिव मटेरियल यूज़ करे, तो उसको पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाए। और ये नहीं पता कि कोई इंसान जो है वो 100 मर्तबा करता रहे तो उसे ना हो। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि ये नशे की वजह से साइकोलॉजिकल बीमारी है या साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से नशा है, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं पहले कोई प्री डिस्पोजिशन मौजूद होती है। अच्छा। तो फिर हम कोई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ठीक। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी ही क्यों डेवलप होती है कि मैं इस एक एडिक्टिव मटेरियल को यूज़ करना चाहता हूँ या सब्सटेंस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं कहीं नहीं हो सकती। सॉरी, क्यों नहीं हो सकती? बच्चों को क्यों होता है कि कोई खिलौना आया है, कोई गाड़ी आई है, तो उसको खोल के उसकी सारे पार्ट्स अलग करके देखें, तो क्यों नहीं हो सकती कि हम एक दफ़ा चेक करके देखें क्या टेस्ट है उसका? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जब आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, तो उसके पास कोई जादू की कुछ छड़ी नहीं होगी कि वो आपको एक सेशन के अंदर आपको ठीक कर देगा या आपको एक दवाई देगा, एक टैबलेट देगा और आप ठीक हो जाएंगे। मतलब रिस्क है, एक दफ़ा अगर आप ट्राई कर लें। मैं ये कहूँगा कि ये रिस्क से भी कोई बड़ा वर्ड होगा तो ये वो है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे टीनेजर्स आते हैं और ये बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि लोगों ने हैश और वीड को तो यहाँ पे लोग नशा समझते ही नहीं है। अच्छा। और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं वो उसको उसके साथ मिलाने से भी कासिर है। और समझने वाली बात यह है कि जो हैश और वीड जैसी या मैरिवाना, ये तकरीबन एक ही कैटेगरी की ड्रग है, इसकी सिर्फ पोटेंसी कम या ज़्यादा होने की वजह से इसके नाम डिफरेंट हैं। ये ऑयल बेस्ड ड्रग है और ऑयल बेस्ड ड्रग हमेशा हमारे फैट्स में बैठती है।
अब आप ये देखें, कोई बच्चा आपके पास आता है एज ए क्लाइंट, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो 3-3 महीने ये ड्रग यूज़ नहीं करता, और तो इसका मतलब है कि मुझे तो इसकी एडिक्शन हुई ही नहीं, क्योंकि मैं तो जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। उसका विड्रॉल शुरू ही 3 महीने के बाद होता है, और जब तक वो फैट्स में से वो ड्रग नहीं निकलेगा मुझे विड्रॉल्स होंगे ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली ये लोग क्यों करते हैं? कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। बिल्कुल। फिर कुछ लोग इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं होती, हम अपने ब्रेन को नम करने के लिए ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमने 2 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए तो अपना ब्रेन नम कर लिया, उसके बाद हमने पूरे ब्रेन के केमिकल्स के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि आर्टिफिशियल वे में अगर हम अपने किसी भी, एक हार्मोन होता है गैबा, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, एक डोपामिन, एक नॉरएड्रेनालिन, इनकी आर्टिफिशियल वे में अगर हमने इनकी डिस्टर्बेंस की है, अब हमें नहीं पता ये अंदर कैसे रिलीज़ होगा, कब होगा, और ये किसी भी टाइम पे एक हार्मोन देखें, अगर हमने अपने ब्रेन को काम डाउन करना है या नम करना है तो हमें गैबा हार्मोन की सेक्रीशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब हम वो सेक्रीशन इंक्रीज़ करेंगे तो डोपामीन और सेरोटोनिन जो मूड एलिवेटेड हार्मोन्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और उन्हें हम सेक्रीट होने से आर्टिफिशियल वे में ब्लॉक कर रहे हैं। जब हम उन्हें ब्लॉक करेंगे तो अब उन्होंने कब दोबारा से सेक्रीट होना है ये हमें नहीं पता, तो हमने पूरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया। अब हमें डिप्रेशन भी हो सकता है, हमें एंजाइटी अटैक भी हो सकता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें अच्छा फील ना हो। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं आप उनके ज़रा इंटरव्यूज़ देखें, वो लोग आपको ये बात करते हुए नज़र आएंगे कि एक टाइम था कि हम बहुत बड़े डिप्रेशन के फेज़ से गुजरे, जी जी, लेकिन कोई आपको ये बात नहीं बताएगा उस इंटरव्यू के अंदर कि हम ड्रग्स करते थे, हमने हैश का सहारा लिया, क्योंकि वो बात से ऑब्वियसली उनके बारे में लोग जज करेंगे जी। तो आप ये सोचें कि हमने एक टाइम पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज़ की, हमने पार्टी ड्रग्स भी यूज़ की, हमने सेक्रीशंस, ये जो हार्मोन्स के सेक्रीशंस थे इनको इम्बैलेंस किया। तो अब डिप्रेशन होना या ना होना इसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से नहीं है, जी जी, इसका ताल्लुक हमारी अपनी सोच से नहीं है, इसका ताल्लुक ऑटो पायलट पे उन हार्मोन्स की सेक्रीशंस की वजह से है। और अब उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम कोई साइकेट्रिक मेडिकेशन यूज़ करेंगे। जी। साइकेट्रिक मेडिकेशन, अगर दवाइयों के बारे में कोई बंदा इल्म रखता हो तो वो मेरी बात से अग्री करेगा कि दवाइयाँ वो चीज़ हैं जो जो ना खा के भी नुकसानदेह है, और दवाइयों के यूज़ करना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जो एक दवाई की मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ, बेंजोडाइज़ेपिन एक ऐसी साइकेट्रिक ड्रग है जिसके खाने से भी डिप्रेशन होता है, और खाने से डिप्रेशन उसे हम डिसमिस भी कर सकते हैं। तो आप सोचें कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, जो उसकी अपनी ड्रग यूजेज की वजह से ये चीज़ कंडीशन जनरेट हुई है, हम एक साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लेके वो यूज़ करना शुरू करते हैं, तो सोचें अब हमारे ब्रेन की क्या हालत होगी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इंसान को उससे इतना दूर रहना चाहिए ठीक कि वो जितना बच सकता है उसे उतना उससे बचना चाहिए, वरना ये हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाते हैं। और अभी आप थोड़ी देर पहले बच्चों की बात कर रही थी, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप घर में सिगरेट पीता हो, वो अपने बेटे को रोक सके कि बेटा आपने सिगरेट नहीं पीना? ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप घर में कोई एडिक्टिव या कोई ड्रग यूज़ करता हो तो वो अपने बेटे को रोक सके कि बेटा आपने नहीं करना? तो इसलिए जो आपका सवाल है ना कि नशे की वजह से साइकोलॉजिकल बीमारी जनरेट हुई या साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से नशा जनरेट हुआ, मैं ये कहूँगा कि ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं,
लेकिन उससे भी पहले हमारे अंदर कोई ना कोई प्री डिस्पोजिशन एलिमेंट ज़रूर होगा जिसने हमें उस तरफ आगे पुश किया। ठीक। देखिए मेरे फादर, आपको उनका बैकग्राउंड पता है, उन्होंने सारी ज़िंदगी एज ए साइकोथेरेपिस्ट और एडिक्शन एक्सपर्ट की हैसियत से प्रैक्टिस की। हमारे घर में बचपन में हम इवन छालिया या सुपारी भी नहीं खा अच्छा। सकते थे। अच्छा, सिगरेट तो बहुत दूर की बात। आप चाय इसलिए नहीं पीते? वो उसकी कोई और रीज़न है। तो मेरे अंदर कभी क्यूरियोसिटी भी डेवलप नहीं हुई। अच्छा। इवन मैं ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं घूमता रहता हूँ, सिर्फ वेकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमा हूँ बिफोर माय मैरिज एंड आफ्टर माय मैरिज। और मैंने न्यू ईयर पार्टीज़ भी अटेंड की हुई हैं बाहर के मुल्कों में। अच्छा। आपको अंदाज़ा होगा वो किस लेवल की पार्टीज़ होती हैं। मैंने कभी कोई भी अल्कोहल या ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ बैठे हुए लोग भी अगर कर रहे हों तो मैंने कभी ये भी नहीं, मैंने आज तक कभी शीशे को भी टेस्ट करके नहीं देखा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये ग्रूमिंग कहाँ से हुई। ये ग्रूमिंग मुझे घर से मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई एक बाप या माँ या घर में कोई और आपका बड़ा जिसे आप रोल मॉडल समझते हो या जो आपका गाइड हो वो इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हो तो हमारे अंदर एक प्री डिस्पोजिशन एलिमेंट जनरेट हो गया बिल्कुल कि हाँ मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी जी, करके देखूंगा। जी बिल्कुल। एक मरतबा तो मैं ज़रूर करके देखूंगा, लेकिन मैंने नहीं कभी की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे उनके कॉन्सिक्वेंसेस का पता चला और मैं चूंकि खुद प्रैक्टिस करता हूँ तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही पता चल गया कि ये जो क्योंकि उसके बाद वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आम इंसान नहीं संभाल सकता। जी ठीक है। जब मेरा नशा उतरेगा तो देखें, अगर मैं अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ तो नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट वो कहलाता है। जब मेरा नशा उतरेगा तो मैं डिप्रेशन की तरफ जाऊँगा। उस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए मैं अपने आप को कोई ऐसी ड्रग यूज़ करूँगा जिससे मेरा डोपामिन लेवल और सेरोटोनिन लेवल या एड्रेनलिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता हो। तो फिर मैं ड्रग यूज़ करूँगा आर्टिफिशियल वे में। सही। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए या नम करने के लिए कुछ और ड्रग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं फिर इसी एक साइकिल के अंदर फंस जाऊँगा। बिल्कुल। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है, इलाज सिर्फ इसका तब मुमकिन है जब वो इंसान खुद और उसकी फैमिली कमिटेड हों। ठीक। क्योंकि ये 1 महीना या 1 साल की बात नहीं है। अच्छा। ये कभी कभी 2 साल 3 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है, कब से ड्रग्स यूज़ हो रही हैं और किस तरह की ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए इसको काफ़ी अरसा चाहिए। इसीलिए मैंने वो कमिटमेंट का वर्ड यूज़ किया कि उस इंसान की अपनी कमिटमेंट या कम अज़ कम उसकी फैमिली की कमिटमेंट हो। आप यहाँ पे देखें, मैंने डिफरेंट रिहैब्स में मेरे पास चूँकि कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी बहन या उनका भाई अगर वो ड्रग्स काफ़ी देर से कर रहा है तो मैंने उन्हें कहा कि आप उसे रिहैब के अंदर एडमिट करवाएं। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये ऑलरेडी पहले 2-3 मरतबा कर चुके हैं, जो मेरी मदर हैं वो उसे 2 महीने के बाद निकाल के वापस ले आती हैं। अच्छा। तो उनकी ममता जाग जाती है। जी। तो अब आप ये देखें, इसलिए मैंने कहा कि फैमिली का कमिटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस नशे में उस इंसान को तो नहीं पता जी, वो तो ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा कि मुझे तो ये जाके बंद कर देंगे या मेरा ट्रीटमेंट होगा, और उससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी जनरेट होती है। तो इसलिए फैमिली का कमिटेड होना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, वरना ये इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इससे हम जो है ना बहुत कोई जन्नत वाली बातें कर रहे हैं। वजह यह है कि हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। तो जो बच्चों की तरबियत पे बात करते हैं हम, तब भी मुझे यही ख्याल आता है कि कौन माँ बाप हैं जिनको उनका जहन इस तरफ है कि जी हम बच्चों की कैसे केयर करें। बच्चे तो हमारे यहाँ बस पैदा हो गए और जैसे भी पले पल गए। माँ बाप जो अपने घर के मसाइल में उलझे हुए होते हैं, तो वो तो अगर उन्हें पता भी चल जाए कि ये नशे में है या मसले में है, आप लोगों की फ़ीस तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली में
अगर तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है तो उसका हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ मैंने या आपने रिजॉल्व नहीं करना, ये मसला रिजॉल्व होगा कुछ और लेवल्स के ऊपर। ठीक। और इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की भी आती है। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी सोसाइटी में पुलिस वालों को इन तमाम बातों का इल्म है कि ड्रग्स कौन बेचता है, बिल्कुल सही। वो कहाँ से प्रोक्योर की जाती हैं और किस तरह से बेची जाती हैं। इवन मेरे डीआईजी लेवल और एडिशनल आईजी लेवल्स तक इंटरव्यूज़ भी हुए, उन्होंने हमें कहा कि अगर हमने किसी एक इंसान को फाइंड आउट करना हो तो हमें सिर्फ 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो इनको पकड़ना कितना मुश्किल काम है। सही। सो ये सिर्फ आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसला सिर्फ ये है कि कोई इदारा, वो बच्चों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, वो कोई एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, वो कोई और आप सेल उठा के देख लें, कोई इदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने डिफरेंट लेवल्स पे काम किया, मैंने जुडिशरी लेवल के ऊपर, प्रोसिक्यूशन लेवल के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट पे और भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया है। मैं उन्हें साइकोलॉजी के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ और तकरीबन 10 साल हो गए हैं उनके साथ काम करते हुए। तो मैं इस एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, या उनकी कैपेसिटी का मसला है या उनकी इंटेंशन का मसला है। ठीक। और अगर ये दो चीज़ें उनकी फुलफ़िल कर दी जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहा हो तो दूसरा डिपार्टमेंट उसे लेवरेज दे देगा। तो इसलिए ये काम मैंने और आपने मिलकर नहीं करना। हाँ, हम एक आवाज़ बन सकते हैं और हम उसके कुछ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम सबको जब तक कलेक्टिव वे में हम ये काम नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल टीचर्स एक स्टेक होल्डर है उस बच्चे का जो ड्रग यूज़ कर रहा है, माँ बाप दूसरे स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने खुद घर में कभी ना कभी इस बात के ऊपर डिस्कशन की होगी कि हाँ कोई बात नहीं है, एक ज़िंदगी में एक मता सिगरेट पीने से क्या होता है। तीसरा स्टेक होल्डर उसके दोस्त हैं, चौथा स्टेक होल्डर उसके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अगर वो लेट्स सपोज आगे ज़िंदगी में कभी काम करता है वो हैं, और बाकी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अभी मैंने आपके सामने नाम लिए, वो तमाम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करें, कमिटेड वे में इंटेग्रल पार्ट अपना प्ले करें। ये चीज़ कैसे नहीं रोकी जा सकती। बिल्कुल। मसला ये है कि कोई काम ये इंसान करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने फेवरेट सवाल की तरफ। ये जो जराइम पेशा लोग होते हैं जो घरों में, मस्जिदों में भी और बच्चों के ऊपर, बच्चियों पे जुल्म करते हैं, और ख़ास तौर से जो अपने रिश्ते गैरत के नाम पे अपनी बहन को, अपनी माँ को, इनको मारते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी होती है, नफ्सियात क्या होती है इनकी? इनको भी हमें वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है ना, जहाँ से चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है। असल में देखा जाए तो ये कि साइकोपैथिक पर्सनालिटीज़ हैं। अच्छा। और आप एक्सट्रीम लोगों की बात कर रही हैं, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये जो आपने गैरत के नाम पे कत्ल की आपने बात की, वो तो अपने रिश्ते हैं ना। आप देखें कि कोई इंसान ऐसा क्यों करता है, या उसके अंदर अग्रेशन का मसला होगा, या उसने सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें सुनी हुई हैं सोशल लेवल के ऊपर, या उसकी ईगो का मसला है। कहीं ना कहीं हम पेट्रियार्की के कल्चर में रहते हुए हमने इस बात को समझा कि हमने ही इन तमाम लोगों को ठीक करना है और इनको सही सिमत पे लेकर आना है। तो जब किसी, और दूसरी फैक्टर को अगर हम देखें तो अग्रेशन इन बच्चों के अंदर बचपन में कहीं ना कहीं देखा गया है। इनकी पूरी हिस्ट्री देखी जाए या इनका पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जाए तो आपको पता चलेगा कि अग्रेशन इनके अंदर बचपन से था। इनके अंदर अग्रेशन कहाँ से आया? जब इनके माँ बाप या आपस में लड़ते थे या बच्चे को मारते थे। उस बच्चे ने आगे जब स्कूल में जाता है तो उसके साथ बुलिंग बिहेवियर अडॉप्ट होता है, उसका अग्रेशन और बढ़ता है। अब अगर उसने 10-15 साल सिर्फ अग्रेशन लिया है सोसाइटी से,
तो वो आगे उसकी अग्रेसिव पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। उस अग्रेसिव पर्सनैलिटी के नतीजे में उसके सामने जो भी होगा, जो भी उसकी सेट थिंकिंग पैटर्न से डिफरेंट होगा, वो उसके साथ वही सलूक करेगा जो उसके साथ सलूक हुआ है, या जिसको वो कम से कम जायज़ समझता है। आप देखेंगे मैं या आप बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम किसी की जान क्यों नहीं लेते? आज हमें कोई आके इस बात के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश करे, हम कन्विंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट एक ख़ास अंदाज में हुई है। ठीक। तो बात वही है कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चे की परवरिश, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है सारी ज़िंदगी। और ये जितनी आपने बात की ना मदरसों में और स्कूलों में ये तशद्दुद होना या वायलेंस होना या इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती बीमारी का नतीजा है। ये लोग ठीक हो सकते हैं इलाज से? इसके अंदर इस तरह के लोगों को ठीक करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा दरकार है। आप ये देखिए कि इस तरह के भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और वो गवर्नमेंट लेवल के भी कुछ एक दो डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं करते। ठीक। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। तो ठीक होना या ना होना ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते ही नहीं है। जी जी। वो लोग ये समझते हैं कि हाँ, अगर एक बच्चा किसी मदरसे में कारी साहब के पास पढ़ रहा है तो ये कारी साहब का राइट है कि वो उसे मार सकते हैं। और बच्चे की आवाज़ कोई भी इंसान सुनना नहीं चाहता। वो कहता है कि नहीं, बच्चा झूठ बोल रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो मदरसों में ये सारा कुछ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है जो आम आदमी से जैसे रिश्ता करते वक्त शादी के लिए जो इंटरव्यू होता है, सवाल जवाब होते हैं, कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जब पता चल सके कि ये बंदा या बंदी जो है नफ्सियाती तौर पे मुस्तहकम है? बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। आप ये देखें कि जब ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज़ होते हैं, इवन आर्मी में जब ISS भी होता है, तो वहाँ पे कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट का पैनल वो उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल करता है। इसी तरह से तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो CSS करते हैं उनका भी साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि क्या इसकी सूटेबिलिटी है हमारे डिपार्टमेंट में और इस पोजीशन में या नहीं। ठीक है, लेकिन आम लोग तो नहीं कर सकते। मैं यही कहने लगा था कि यही काम हम शादी होते हुए क्यों नहीं कर सकते, या आम तौर पे हम लोगों के साथ ऐसी अप्रोच क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर सकते? बिल्कुल की जा सकती है और होनी चाहिए। और अगर उस वक्त कोई ये चीज़ निकल आए कि इस मर्द के अंदर ज़्यादा अग्रेशन है, या इस औरत के अंदर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, या इस औरत को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या इस औरत को ओवर थिंकिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हम एक यूनिट को तकमील की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जिसमें आगे बच्चे भी पैदा होंगे और फिर आगे भी चलेंगे। बिल्कुल। तो बेहतर है कि साइकोलॉजिकल बीमारियों का, या कम से कम उन चीज़ों का जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, वो हो सकता है कंप्लीट साइकोलॉजिकल बीमारी ना हो, वो कोई 1 2 3 4 सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा। या हमें वो अप्रोच ना आती हो कि डे टू डे बेसिस की जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसर्स हैं उनको टैकल कैसे किया जाए। तो अगर वो हम पहले लर्न कर लें, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे पार्टनर के लिए भी अच्छा है, और आगे आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो बिल्कुल ज़रूरी है और वो शायद ऐसा होना चाहिए। तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट की खिदमत ली जाए ऐसे? हाँ, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो मैरिटल काउंसलर्स होते हैं, या रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा। तो उनसे बिल्कुल हेल्प ली जा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से तरीक़ाकार ये है ना कि अगर किसी के नफ्सियाती मसाइल हैं तो उसकी शादी कर दें, वो ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वो जिम्मेदारी नहीं आती, बल्कि वो नफ्सियाती बीमारियाँ मिल के आगे एक बड़ी नफ्सियाती बीमारी को जन्म देती हैं। बल्कि वो 2 ख़ानदान जो हैं वो फिर सफ़र करते हैं। बिल्कुल। आपने हमें बहुत कीमती अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को, अगर नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें कि वो अपने और अपने घर वालों की ज़हनी सेहत को किस तरह संजीदगी से लें? एक तो ये कि जब किसी को अपने फैमिली मेम्बर में या अपने दोस्त में कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आए, तो सबसे पहले उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हेल्प आउट करने की तरफ जाना चाहिए।
नंबर 2 ये कि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हों उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो पागल है, इससे ना बात करो। जी जी। तो उसका मजाक बनाए बगैर उसको सीरियस वे में डील करने की ज़रूरत है। और जो एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैंने हर लेवल के साथ काम किया है, हर एज ग्रुप के साथ काम किया है, और मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है जिसमें 3 बुनियादी चीज़ें हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग। इन 3 चीज़ों की जो बुनियाद है वो आज हमारा जो एक, अगर हम सिर्फ नॉर्मल सोसाइटी की से रिलेटेड बात करें तो मैं ये कहूँगा पर्पसफुल लिविंग ना होने की वजह से ये चीज़ जनरेट हो रही है। अच्छा। तो जितने भी यंगस्टर्स और इवन मिडिल एज में हैं उनको अपने ये देखना चाहिए कि उनका ज़िंदगी में पर्पस क्या है, उनको क्या काम करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को ये बात, एंजाइटी और डिप्रेशन लोगों को इसलिए भी देखा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होता। अच्छा। तो जब पर्पस नहीं होगा तो वो बोर्डम की तरफ जाएंगे। जी जी। बोर्डम को किल करने के लिए वो कुछ ऐसे वेज अडॉप्ट करेंगे जो अनहेल्दी होंगे, जिसमें एक सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी है। मैंने इवन लोगों को 10-10, 12-12 घंटे स्क्रीन टाइम एक दिन में होते हुए देखा है। तो जब हम अनहेल्दी मीन्स अडॉप्ट करेंगे तो फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? डिप्रेशन, एंजाइटी। और जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ हमें लड़ना नहीं आएगा तो फिर हमारे कुछ और तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। तो बेहतर ये है कि इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। हमें वो तमाम काम और वो तमाम चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है जिससे कम से कम इंसान एक नॉर्मल रह सके। और इस दुनिया में अगर आपने सैनिटी के साथ ज़िंदगी गुजार ली, नॉर्मल रहते हुए ही आपने ज़िंदगी गुजार ली, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई सक्सेस नहीं है। सही है। मेरे वालिद कहा करते थे कि ये जितने फारिग लोग होते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, उन्हीं को ही सारे मसाइल होते हैं। ये जो तुम्हारे घर में काम करने वाली मासी और ये जमादार और ये सारे लोग आते हैं, इनमें से कभी किसी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती। तो आप सही कह रहे हैं, पर्पस होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत मालूमाती बातें बताई। और अब मैं अपने नाज़रीन से ये बात भी कहना चाहूँगी कि अब आप ये दोनों प्रोग्राम्स देखिए और इंशाअल्लाह हम दोबारा भी आपको अगर किसी ख़ास बीमारी के बारे में, किसी ख़ास मौजू के बारे में बात करनी हो तो डॉक्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो दोबारा हमारे साथ नशिस्त करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।